मॉर्निंग साथियों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है और यह कब से कब तक दिल्ली पर कौन कौन राज करता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत महंगी 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बीच जो लोग थे मुगल साम्राज्य एक अलग साम्राज्य हो जाता है और उसके बीच जो 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो जितने भी इमरान राजा आते हैं वो दिल्ली सल्तनत के नाम से आते हैं, तो दिल्ली पे राज करते हैं। तो चलिए साथ देखते हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत के पूर्व विजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। जो मोहम्मद गौरी था उसके पास कोई संतान नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो मोहम्मद गौरी था और उसने बहुत ढेर सारी संख्या में अपने दास को रखा था। दास मतलब कि जो दास पर गुलाम जो स्लेव होते हैं उनको रखा था। उसके ही दम पे उनके ही सेना के साथ वो भारत को विजय किया था। तो उनमें सबसे मुख्य जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बारह सौ छः में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो उनके जो सबसे प्रिय गुलामों में से सबसे बड़ा प्रिय गुलाम था जो मोहम्मद गौरी का, और उसका दामाद भी था। तो गुलाम वंश की स्थापना उसी के बाद हो जाती है 1206 में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर में स्थानीय नागरिकों का विरोध पर सत्ता ग्रहण कर लेता है कि भाई मोहम्मद गौरी तो खत्म हो गए हैं, और वहाँ के जो 40 जो लोग थे स्थानीय लोग लाहौर के, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को उनका लीडर बना दिया जाता है। और एक ऐबक जो एक गुलाम था, और वही स्थान पे 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और उसके बाद देखते हैं कि इसको मामलुक वंश के भी नाम जाते हैं, क्योंकि जो इनको 3 नाम से जानते हैं: मामलुक वंश, स्लेव डायनेस्टी इसको इंग्लिश बोलते हैं मामलुक वंश, और गुलाम वंश और दास वंश। 3 वंश इनका मुख्यतः नाम पड़ता है, क्योंकि वो सबका मतलब एक ही होता है, क्योंकि वो गुलाम था। देखिए मामलुक वंश 1206 से 1290 सबसे इम्पोर्टेंट गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है। उसके बाद हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। देखिए इतिहासकार अभी जिंदा कहते हैं कि इन्हें मामलुक वंश कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इस कारण 3 सुल्तानों को गुलाम वंश की सुल्तान कहने के स्थान पर उन्होंने प्रारंभिक सुल्तान या मामलुक वंश का सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि जो हबीबुल्लाह उसको मैं तो अब आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक पे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाता है राज। 1206 से लेके वो 1210 तक ही रह पाता है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी के साथ लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और वह 54 करते मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी उपाधि जो थी लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह एक दास था। तो इन्होंने गरीबों और दास जो लोग थे उनके ऊपर मतलब कि उनकी दया दृष्टि बनी रहती थी। भाई उन लोगों को दान करता रहता था, क्योंकि वो एक खुद दास था। और उसको पुरान खाक उपाधि के साथ ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, और अपने आप को मतलब कि मोहम्मद गौरी का मतलब कि मोहम्मद गौरी से ऊपर नहीं मानता है, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के नीचे ही मानता है, क्योंकि वह उसका गुलाम था। भले वो मृत्यु मर जाता है मोहम्मद गौरी, लेकिन अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक
अपने आप को सुल्तान नहीं मानता, उसके नीचे ही मानता है। और कुतुबुद्दीन भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये तुर्की थे। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सिंहासन बैठने की सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार। देखिए, एक अपने आप को सुल्तान नहीं कहा इन्होंने अपने आप को मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की, अपने आप को सुल्तान नहीं माना इसने। और इसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली। देखिए, ये जब 1206 में लाहौर में इसकी जब से कर दिया जाता है लोगों द्वारा, फिर भी वो गुलाम ही रहता है। लेकिन 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिलती है और यह अपने आप को दिल्ली का सुल्तान न मानते हुए मलिक या सिपह सलार के पदवी के साथ ये वहाँ पे दिल्ली का राज संभालता है और पूरे राजधानी लाहौर से ही जो उसको संचालित करता है। ठीक है, और देखिए इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर को संरक्षण दिया। इन्होंने जो हसन निजामी थे और फख्र मुदब्बिर थे, इन्हों को संरक्षण देता है। और देखिए, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके नाम पर ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की बनवाता है, जिसको बाद में पूरा कर पाता नहीं, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको इल्तुतमिश पूरा करवाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाता है, जो उसको इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या बनवाता है? दिल्ली के लिए कुतुब मीनार बनवाता है एक, और कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद बनवाता है दिल्ली में। दो चीजें दिल्ली बनवाता है और अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा बनवाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। दिल्ली में उसने क्या बनवाया? दिल्ली में दो चीज बनवाया। पहला चीज कुतुब मीनार जो बख्तियार काकी के नाम बनवाता है, ठीक है, और दूसरा एक कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है, ठीक है। और उसकी जो सबसे जिसको याद किया जाता है 28 दिन का झोपड़ा। देखिए, ये 28 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में बनवाता है, लेकिन 28 दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि इसको एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़कर इसको बनाया जाता है 28 दिन का झोपड़ा, जो एक प्रकार का इस्लामिक मस्जिद के तौर पर बनाया गया था, इसको यहाँ पे लोग इस्लाम कर सके और नमाज अदा कर सके, ठीक है। 28 दिन का झोपड़ा बेसिकली एक अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय था, जो एक 27-28 भवनों का भवनावशेष था, जिसको तोड़कर इसको बनाया गया था 28 दिन का झोपड़ा, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान खेलते समय जिससे घोड़े बैठकर खेलते हैं, तो उससे वो चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाता है, ठीक है, और उसके गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो फिर अब अगले शासन कौन बनेगा, उसके लिए उत्तराधिकार के लिए फिर से बहुत समस्या होने लगती है। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद एक बार पुनः दिल्ली पे शासन के उत्तराधिकार के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो संतोष के लिए और साधारण जनता को शांत करने के लिए अमीरों ने वहाँ पे एक आराम सा को गद्दी बैठा दिया जाता है कि भाई सैनिक वर्ग भी शांति से रहेगा और जनता भी शांति से रहेगी। तो अमीरों ने आराम साहब को गद्दी बैठा देता है, जो एक कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ है, ठीक है। एक वो कमजोर अयोग्य शासक था, लेकिन उसमें तुर्कानी लोगों को दूरदराज को एक योग्य अनुभवी शासक की आवश्यकता थी, ठीक है। जो ऐसी दिल्ली के सरदारों ने, दिल्ली के जो सरदार थे, उसमें तुर्क लोग राज्य को एक मजबूत राजा की जरूरत थी, एक शासक की जरूरत थी। तो
पूरे दिल्ली की सरकारों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए, इल्तुतमिश कौन था? जो इल्तुतमिश था वह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। पहले वो गुलाम था, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जो बेटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उससे उसका प्रेम हो जाता है और उन्होंने शादी कर देता है उन दोनों की। और उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम इल्तुतमिश था वह उसकी मृत्यु के बाद वो राजा बनता है। और उस समय जब उस समय कुतुबुद्दीन मरता है वह उस समय बदायूं का क्या था? सूबेदार था, गवर्नर, इक़्तिदार, ठीक है। उसमें बदायूं में था, बदायूं था। और वहाँ पे तो जो दिल्ली के सरदार थे उनको बुलाते हैं और इल्तुतमिश को राजा मतलब कि शासक घोषित करते हैं। उसमें जो जरूरत थी, देखिए इल्तुतमिश जो 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली के गद्दी पे शासन करता है। और ये इससे पहले दिल्ली के शासक से पहले यह बदायूं का सूबेदार था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ठीक है। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वह इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था 1208 में उसे दास्ता से गुलामी से आज़ादी मिलती है और 2 ही साल बाद वो मर जाता है 54 के समय। तो उस समय जो गुलाम वंश था बहुत स्थिर नहीं हो पाया था, ठीक है। और वह लाहौर से भी शासन करता था। तो इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली से शासन करता है और वह इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने क्यों इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? इसका बहुत सारे रीजन है, जैसे कि यह पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्त किया था। उन्होंने खलीफा को इससे अधिकार मांगा था कि हम अब दिल्ली के सुल्तान बन रहे हैं, हमें अपना पत्र स्वीकार करने दीजिए, ठीक है। तो जिसे प्रथम वैधानिक सुल्तान माना गया, क्योंकि इन्होंने खलीफा से अनुमति ले ली थी। उसके बाद इन्होंने अपने नाम का सिक्का खलीफा के विरुद्ध पर प्रदर्शित किया, मतलब अपने सिक्कों पर जो इल्तुतमिश था अपने सिक्कों पर दिल्ली के शासन के समय दिल्ली सिक्कों पर खलीफा का अपना अग्रदूत अपना दूत प्रदर्शित किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि हम जो खलीफा है मैं आपसे नीचे ही हूँ, मैं उसको वहाँ अपना दूत माना अपने सिक्कों पर, ठीक है। इल्तुतमिश की मुख्य विजय, इल्तुतमिश 4-5 विजय अभियान करता है, जिसमें वो देखिए क्या होता है बताते हैं। बंगाल का विजय 1206 में बंगाल की ओर यह कूच करता है, बंगाल की तरफ कूच करता है, जिसमें वो बंगाल की तरफ अपना विजय प्राप्त करता है, ठीक है। और 1226 में उसी समय जब वह बंगाल विजय करता है, उसी समय वह इल्तुतमिश रणथंभौर और मंदसौर जो राजस्थान में है और उसी के आसपास मंदसौर भी है, तो वहाँ पर भी अधिकार कर लेता है। और 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है। ग्वालियर जो एमपी में है, ठीक है, यहाँ पर भी अधिकार कर लेता है। और 34 और 35 में 1234 और 35 में ग्वालियर के अधिकार करने के पश्चात ही वह मालवा पर अधिकार कर लेता है, जो मालवा भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। और यह 1236 में खोखर राजवंश थे उनके विरुद्ध बामियान अभियान शुरू करता है। और यह उसका अभियान जो था यह अंतिम अभियान था। तो देखिए अब इल्तुतमिश जो मुख्य विजय थे ये थे, और उसके बाद हम देखते हैं उसके जो शासन का गठन कैसा था, वो उसका शासन किस तरीके से चलता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश अमीरों का एक दल बनाता है, ठीक है, जिसे कहा गया दुकाने चहलगानी, ठीक है।
जो इल्तुतमिश था वो अमीरों का एक 40 अमीर जो थे, अमीर मतलब कि अमीर लोग नहीं, जो रिच लोग थे वो सब नहीं, एक तरीके से इस मंत्रिमंडल में जो होते हैं विद्वान लोग होते हैं उनका एक दल बनाया जाता है जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी। ठीक है, तुर्कान-ए-चहलगानी नाम से गठन बनाया जाता है। और वो जो चहलगानी जो उसमें लोग थे वो जो राय देते थे तो इसको वो मानता था, अपने विवेक का इस्तेमाल करता था। भारत में एकता प्रणाली को संगठित किया है, एकता प्रणाली को संगठित करता है इल्तुतमिश, एकता प्रणाली को संगठित करता है। एकता का अर्थ है भूमि, भूमि मतलब कि जमीन, किस तरीके से किस प्रकार जमीन पे कितना टैक्स दिया जाएगा कितना नहीं टैक्स दिया जाएगा, भूमि का निर्धारण करता है। ठीक है, एकता क्षेत्र भूराजस्व क्षेत्र था जो सैनिकों या अमीरों किसी को भी दिया जा सकता था। मतलब कि जो एकता था उसमें वेतन प्रणाली नहीं थी, तो जो राजा के लिए काम करता था जैसे सैनिक हो गए, अमीर लोग हो गए, उनको एकता दिया जाता था कि हमें इतना साल तक काम किए हैं, उसके लिए कोई वेतन के तौर पर एकता दिया जाता था, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने पहली बार शाही सेना का गठन करने का विचार रखा कि हमारी एक सेना होगी जिससे कि हम उससे विजय करेंगे। ठीक है, और उसी की बदौलत उन्होंने 4-5 बंगाल का विजय 1226 में, और उसके बाद मंदसौर और रणथंभौर का विजय 1226 में करता है, और ग्वालियर 1231 में, और 1234-35 में वो मालवा। ठीक है, और 36 में अंतिम उसका बमियान की जो खोखर के वंश थे उनके खिलाफ अपना अभियान चलाता है, और उसका नतीजा होने का शाही सेना के होने की वजह से वो अपना विजय प्राप्त कर पाता है। ठीक है, सभी के लिए न्याय राजधानी और सभी नगरों में काजी और अमीरों के दाल की नियुक्ति करता है। देखिए, जो लोग थे सामान्य नागरिक थे उनके न्याय के लिए वो हर जगह हर नगरों में क्या करता है, काजी और अमीर के दाल की नियुक्ति करता है जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके, एक न्याय की शासन चल सके। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश जो था प्रथम शासक ने जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के, उस पर अरबी जिस प्रकार अरब सिक्के होते थे यहाँ पे चलाया पहली बार। ठीक है, और उसमें 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी का टांका और तांबे का जितर। ठीक है, जो तांबे का जितर जो था वो छोटा था, तांबे था, और ये चांदी का जो टंका होता था वो बड़ा होता था, और जो चांदी का टका था वो 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन वजन का मात्रा है। तो भारत में प्रथम मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। भारत में प्रथम मकबरा का निर्माण, बहुत सारे मकबरा बने हैं, लेकिन पहली बार भारत में मकबरा कौन बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, वो भी नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर 1231 सुल्तानगढ़ी नामक स्थान है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी में इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार मकबरा का निर्माण कराया जाता है 1231 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना भी करता है जिसका नाम मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी रखता है। ठीक है, यह दिल्ली में मदरसा का निर्माण कराता है और उसका नाम मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी रखा जाता है। वह एक बहुत ही अत्यधिक जो इल्तुतमिश था, बहुत ही अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी था। वो सूफी संतों और जो आसपास के संत थे, सूफी संत थे, और जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी बहाउद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया का आदर करता था। उस समय जो फेमस जो संत लोग थे उनकी बहुत इज्जत करता था, आदर करता था, और बहाउद्दीन जकारिया की मदद से ही मुल्तान में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे उनके मदद से वो मुल्तान पे विजय प्राप्त करता है अपने मंदसौर के समय। ठीक है, और जो बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए जा रहे कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको पूरा नहीं कराता है। कौन पूरा कराता है कुतुब मीनार को?
कुतुब मीनार जो था वह पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है, 4 मंजिलें तक ही बन पाते हैं उसमें। तो कुतुब मीनार को ये पूर्ण कराता है कुतुब। तो माना जाता है कि कुतुब मीनार का जो टॉप का हिस्सा है, जो चौथा 5वां मंजिला है, उसको यही बनवाया था। देखिए 1236 में इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती है। लेकिन वहाँ का जो उलेमा वर्ग था दिल्ली का, और जो तुर्क समय था, तुर्क जो लोग थे वहाँ के, उनको भी में किसी भी महिला कभी भी शासक के रूप में कार्य नहीं की थी, ठीक। और लेकिन उलेमा वर्ग जो था इसे शरीयत के खिलाफ मानता है कि कोई भी महिला पुरुषों को किस तरीके से शासक कर सकती है, क्या पुरुष इतने भी कमज़ोर नहीं है। तो ये उलेमा वर्ग था, शरीयत की इसके विरुद्ध मानते हैं। और लेकिन राज परिवार में रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं कि इसको किस तरीके से हटाया जाए। लेकिन और उसकी सौतेली जो माँ थी शाह तुर्कान ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। 1236 में 8 महीनों के लिए ये जो फिरोज शाह था इसको शासक बना दिया जाता है। लेकिन यह भी एक अयोग्य और मतलब कमजोर शासक निकलता है और उसको गद्दी से, दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाता है, ठीक है। और फिर सुल्तान कौन बनता है? भारत की प्रथम महिला शासिका बनती है रजिया सुल्तान। तो धन्यवाद, जय हिंद। हम मिलते हैं।